जो प्रस्तावना मैंने की है कि जो अध्यादेश आया राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून के संबंध में, अध्यादेश के ये अधिकार का दुरुपयोग था। खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार मिले, मेरी पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है, लेकिन जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया और जो इस कानून के अंदर लिखा है उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। ये अध्यादेश 5 जुलाई 2013 को आया। संविधान की धारा 123 के तहत अध्यादेश तब लाया जाता है, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब संसद का सत्र बुलाने में समय हो और कोई ऐसा विषय आ गया हो जो सत्र तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। If there is a matter of utmost urgency which can't await the session of parliament, and therefore the ordinance issuing power of the government is used, which is like an executive legislation. 5 जुलाई 2013 को ऑर्डिनेंस आया और 6 अगस्त 2013 को यह सेशन बुलाया आरंभ था। 30 दिन का समय था। 30 दिन में क्या होने वाला था कि संसद के दोनों सत्र चर्चा करके इसको पारित कर देते, इसमें सुधार ले आते, हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। क्या इस बिल में कुछ ऐसा था कि 30 दिन में हमें केवल ये कुछ कार्य करना था? मैंने जब इस ऑर्डिनेंस को पढ़ा तो इसकी क्लॉज 3 में लिखा है, एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू अ प्रायोरिटी हाउस होल्ड identified under subsection 1 of section 10 shall be entitled to receive a certain amount of food grain. जो प्रायोरिटी, जिनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसे जो घर हैं उनको रियायती दर के ऊपर 5 किलो पर व्यक्ति अनाज दिया जाएगा। क्लॉज 9 में है कि कितने लोगों को दिया जाएगा ये केंद्र की सरकार तय करेगी। क्लॉज 10 क्या कहता है कि इस प्राथमिकता में कौन लोग आएंगे ये राज्य तय करेंगे। और क्लॉज 10(1) का जो प्रोवाइजो है वो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में एज सून एज पॉसिबल but within a period not exceeding 365 days after the commencement of this act, identify the eligible households in accordance with the guidelines framed under this subsection. अभी गाइडलाइंस बननी है। उस गाइडलाइन के बाद 365 दिन यानी 1 वर्ष के अंदर जिन घरों की को ये अनाज मिलेगा उसकी प्राथमिकता की सूची बनेगी। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस 30 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन इस 30 दिन की प्राथमिकता यह थी कि शायद कोई राजनीतिक संकेत देना चाहता था कि किसी राज्य सरकार को कहे कि एक सांकेतिक कार्यक्रम कर लीजिए आप। अब किसी की राजनीतिक उपलब्धि हो या राजनीतिक संकेत देना है, वो ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर को जस्टिफाई नहीं करता। अध्यादेश जारी करने का अधिकार यह संवैधानिक अधिकार है। इसका सही उपयोग होता है कि 30 दिन के अंदर कुछ ना कुछ इसकी कार्रवाई आरंभ होनी थी। क्या गाइडलाइंस इश्यू हो चुकी हैं? क्या राज्यों को यह लिख दिया गया है कि ये गाइडलाइंस है और 365 दिन या उससे भीतर जो अवधि है, आज उस अवधि में प्राथमिकता के आधार पर इन घरों की सूची बनाई है? आज तक तो यह हुआ नहीं है। और इसलिए 30 दिन की हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और ऑर्डिनेंस के रूप से लाओ, यह राजनीतिक निर्णय हो सकता है, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। दूसरा, अध्यक्ष जी, मैंने बार बार इस कानून को पढ़ा है। कम से कम 30 ऐसे जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, अधिकार हैं जो प्राय राज्य सरकारों के हैं। राशन कार्ड कौन बनाएगा? राज्य सरकार।
इस अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? राज्य सरकार। अगर इस लिस्ट को बदलना है, कौन करेगा? राज्य सरकार। आंगनवाड़ियों का प्रयोग करना है तो उसकी लिस्ट कौन बनाएगा? राज्य सरकार। अगर क्लॉज 8 में खाद्यान्न के बदले में पैसा देना है, यह निर्णय राज्य सरकार लेगी। पूरी लिस्ट राज्य सरकार बनाएगी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की। जो रिफॉर्म्स हैं इसमें, वो केंद्र भी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकती है। जो ग्रीवियंस रिड्रेसल, जिसको शिकायत है, वो राज्य सरकार के समक्ष जाएगा। उस मैकेनिज्म को सेटअप करने का अधिकार राज्य सरकार का है। स्टेट फूड कमीशन होगा जिसके सामने विवाद चलेंगे, वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए कि पूरी मॉनिटरिंग क्लॉज 24 में इस कानून के तहत राज्य सरकार की होगी। लोकल अथॉरिटीज का, अगर म्युनिसिपैलिटीज का प्रयोग होगा तो राज्य सरकार तय करेगा कौन सी है। इसके अतिरिक्त जो रूल्स बनेंगे क्लॉज 40 में, वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इस देश में एक संघीय ढांचा है, वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर, और जितना इस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी है वो सारी राज्यों को दे दी गई है। मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, और केंद्र अगर चाहे तो किसी राज्य में घुस के इसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करे, वो संभव भी नहीं है। अब राज्यों के कितने मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्यों के अलग अलग सुझाव दे रहे हैं? डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स आर गिविंग यू डिफरेंट सजेशंस। Several chief ministers are writing to the center, what are the peculiarities of the scheme which will suit my state? The extent of coverage, the kind of nutritious food to be given, the extent of food to be given, the weightage of food to be given. All these are matters which chief ministers of states are writing. I have schemes in my state which are better and superior schemes. I'd like to continue with them. Now, if they want to do that, so this whole concept that the center decides one size and one size will fit everyone irrespective of the peculiar situation in the states. तो इसलिए ये आपके लिए शायद आवश्यक होता कि आप खाद्यान्न का अधिकार हो, लेकिन उसकी जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, हर राज्य के अनुकूल अगर राज्यों के ऊपर छोड़ देते तो ये जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे राज्यों की जो योजना है वो इससे बेहतर है, या मेरे राज्यों की जो प्राथमिकता और आवश्यकता है इस कानून से अलग है, तो शायद बेहतर होता। सभापति जी, एक तर्क दिया जा रहा है कि जो मौजूदा योजनाएं हैं उन योजनाओं में इंटाइटलमेंट है, अधिकार नहीं है, और इसके बाद एक अधिकार मिलेगा। Entitlement will now become a right. Sir, at times, the devil is in the detail. I'd like the Honorable Minister to read with me the most important clause, Clause 3, Subclause 2. The argument that 75% of the rural population and 50% of the urban population is going to ipso facto benefit from this. Look at the language now. The entitlements of persons belonging to eligible households referred to in subsection 1 at subsidized prices shall extend up to, I repeat and underline, shall extend up to 75% of rural house population and 50% of urban population. The way it is drafted, 75% of rural population and 50% of urban population is not the base, it's the outer cap.
And this cap is not a fixed cap. Read clause 2 now in conjunction with clause 9. The percentage coverage under the targeted public distribution in rural and urban areas for each state shall be subject to subsection 2 of section 3 be determined by the central government, and the total number of persons to be covered in such rural and urban areas shall be calculated on basis of the population estimates. तो जो आउटर लिमिट होगी वो 75% और 50% होगी. ये कैप है, ये बेस नहीं है. और इसलिए क्लॉज 9 के तहत भी अगर इसमें लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी का अधिकार केवल केंद्रीय सरकार को है, तो इस लिमिट को कितना 75 तक और 50% तक ले जाना है, कितना कम करना है, वो अधिकार आपने अपने पास रख लिया है. अध्यक्ष जी, सच में मैंने इसकी जो अध्ययन किया तो बेहतर होता आप इसका थोड़ा नाम परिवर्तित कर देते. आपने कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल और एक्ट व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट. इफेक्टिवली इट इज रीपैकेजिंग ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग फूड स्कीम्स. जो मौजूदा स्कीम्स हैं उसको परिवर्तित करके एक नए रूप में आपने दे दिया. अब ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं? इस सदन में बहुत पहले नहीं, 23 अगस्त को हमारे साथी श्री नरेश गुजराल ने एक प्रश्न पूछा था कि कितना पैसा खर्च हो रहा है मौजूदा योजनाओं पे, और ये कानून बन जाएगा तो कितना खर्च होगा. मंत्री जी ने जवाब दिया और मैं उनका जवाब पढ़ता हूं. नाउ इट इज 2013. Even if there is no food security bill, our subsidy will go up to 1,13,000 crores. Now when the food security bill is implemented, which includes many schemes like midday meal scheme and other schemes for women and children and all things, the subsidy will be 1,25,000 crores. तो 12,000 करोड़ रुपया मौजूदा योजनाओं में हम और जोड़ देंगे. ये मंत्री जी का, थॉमस साहब का ये कहना था. मैंने बजट के जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सारे दस्तावेजों को पढ़ा कि पिछले मौजूदा साल के बजट में खाद्यान्न की जितनी योजनाएं हैं उनके ऊपर आपने कितना अमाउंट एलोकेट किया है. फूड सब्सिडी वाया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स इंक्लूडिंग 10,000 crores जो एडिशनल कहा, 91,034 crores. मिड डे मील स्कीम 13,215. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 17,700. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2,250. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस 200. वेयर हाउसिंग 145. यह मौजूदा बजट में प्रावधान था, और यह प्रावधान 1,13,000 करोड़ का नहीं था जो आपने कहा. मैंने इसको कुल योग लगाया तो इसका कुल योग है 1,24,844. The total amount provided in this year's budget on all food schemes, even without this act or bill or ordinance, is 1,24,844 crores. You repackage that and now say it will become an act. You see, my schemes were an entitlement, but the act is a right. The act says will extend up to. So the language is flexible. How much it can be reduced, how much it can be raised, you keep then reserve the power to yourself in the act. Not only this, you can look at it in another way. How many people are covered under your existing schemes?
यह भी आपका संसद में ही उत्तर है। मौजूदा योजनाओं में कितने लोग कवर्ड हैं? अलग अलग एस्टीमेट है कि परिवार में 4.6 लोग होते हैं कि 4.8 होते हैं। वी कैन कीप दैट एकेडमिक आर्ग्यूमेंट अपार्ट। मौजूदा जितनी योजनाएं हैं उसमें सस्ता अनाज कितने लोगों को मिल रहा है? 82 करोड़ 90 लाख, 82.99 करोड़। अगर आपका पूरा ये एक्सटेंड अप टू छोड़ दिया जाए और 75% रूरल और 50% अर्बन ले लिया जाए आज की जनसंख्या के आधार पर, तो दिस 82.99 crores will become 81.37 crores. What a great achievement. So you have extended it to more people. You have in fact cut down the number of people. Now what do you do with states, and many states, and here this is a council of states, therefore I raise the issue of states. Many states are represented through their members elected in the Rajya Sabha here. And that is what the chief ministers are writing to you. There are states with existing schemes which are superior. आप 5 किलो अनाज देंगे, अगर 4.6 या 4.8 भी ले लिया जाए परिवार का औसतन साइज, तो 23 या 24 किलो अनाज हो गया। अब उस राज्य क्या करे, छत्तीसगढ़, जो 35 किलो दे रहा है। आपकी योजना माने या अपनी माने और उसको कम करे। आप कह रहे हैं कि 2 रुपए 3 रुपए पे दूंगा, वो 1 रुपए में 35 किलो दे रहा है, तो आपके कहने पे डबल या ट्रिपल करेगा। आप सिर्फ अनाज दे रहे हैं, वो भी 5 किलो पर व्यक्ति। वो अनाज भी देता है, चना भी देता है, आयोडाइज्ड नमक भी देता है, चीनी भी देता है, और नमक तो फ्री में देता है, दाल भी देता है। और केवल ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये योजनाएं और राज्यों की भी है। तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और इसमें लिखिए कि जो राज्य हमसे बेहतर योजना के तहत दे रहे हैं उन राज्यों की योजनाएं चलती रहेंगी, वो कम नहीं करेंगे। आपकी जो योजना है वो केवल अनाज की है, फूड ग्रेन की है। उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो न्यूट्रिशियस वैल्यू, उसमें प्रोटीन भी है, अन्य चीजें भी हैं, उसमें और सुधार की गुंजाइश हो सकता है। तो इसलिए मेरा जो मूल प्रश्न है, विस्तृत रूप से मेरे वरिष्ठ सहयोगी वेंकैया जी इस पे बोलेंगे कि ये कौन सी आफत आ रही थी कि इतनी जल्दी थी। मौजूदा योजनाएं थी, 1,24,000 करोड़ से ज्यादा उनके ऊपर खर्चा किया जा रहा था, उसको 1,25,000 करोड़ में बदलना है। राज्यों में यह चल रही है। अगर इंटाइटलमेंट को राइट बदलना है तो 30 दिन की प्रतीक्षा भी हो सकती थी, लेकिन फिर ये एक्सटेंड अप टू ना करते आप। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए कौन सी जल्दी और आफत थी कि इस तरह का कानून, और वो भी कानून जो पूरे रूप से राज्यों ने लागू करना है, और राज्यों के पास इससे बेहतर योजनाएं हैं, कि ये करने के लिए आप संसद के सत्र की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए आपने अपने ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर अधिकार का दुरुपयोग किया। धन्यवाद। Honorable LFP, you have to say, I move the motion. Sir, I move the motion.